चांदीलाल एक गरीब आदमी है जो अपनी बीवी सोना के साथ गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता है। चांदीलाल एक बनिया है, पर इसके बावजूद भी उसके पास पैसों की हमेशा तंगी रहती है, जिस वजह से उसका अक्सर अपनी बीवी सोना के साथ झगड़ा होता रहता है। जिंदगी भर बेरोजगार ही रहना था तो मुझसे शादी ही क्यों की? शादी इसलिए की ताकि तुम मुझे परेशान कर सको। इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है? छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे तरसना पड़ता है और तुम्हें तो इसकी कोई फिक्र भी नहीं है। देखना, एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि गिनते गिनते तुम गिनतियाँ भूल जाओगी। और वो दिन मेरे मरने के बाद आएगा क्या? कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हारे मरने से पहले ही आ जाए। बीवी से झगड़ा करने के बाद चांदीलाल घर से निकलकर बाजार की तरफ जाते हुए मन ही मन में बुदबुदाने लगता है। अब तो इसका रोज रोज का नाटक हो गया है। तंग आ गया हूँ उसकी गालियाँ सुनकर। मन तो करता है कि कहीं डाका डाल दूं। चांदीलाल टेंशन में एक चाय की दुकान पर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और सामने टीवी देखने लगता है। ए भाई, एक चाय पिलाना। चांदीलाल देखता है कि टीवी में एक लड़का नकली नोट छाप रहा है और वो गौर से टीवी देखने लगता है। इतने गौर से क्या देख रहे हो साहब? आपका भी नकली नोट छापने का विचार है क्या? नहीं रे, ये सब छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। अगर करना ही है तो कुछ बड़ा काम करूंगा। नोट छापने से बड़ा काम और क्या हो सकता है? ऐसी चीज बनाऊंगा जिसे लोग बहुत सारे नोट देकर खरीदेंगे। और ऐसी क्या चीज हो सकती है? दुनिया में बहुत सारी बेशकीमती चीजें हैं जिनके सामने ये नोट कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में चल क्या रहा है? ये तो तभी पता चलेगा जब मेरा दिमाग चलेगा। इसके लिए मुझे ब्रेड में मक्खन लगा कर दो। चाय वाला ब्रेड पर मक्खन लगाकर चांदीलाल को देता है और चांदीलाल ब्रेड खाते खाते कुछ सोचने लगता है। सोना ने मुझे परेशान करके रखा है। मन करता है कि इतना सोना बनाऊं कि सोना हैरान हो जाए। वो चाय वाले को पैसे देता है और वहाँ से घर आ जाता है। आ गए फिर मुंह लटका कर घर? अरे कुछ खाने पीने के लिए तो ले आते। इस बार ऐसी चीज लाया हूँ मेरी सोना, जिसके बारे में जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। पर तुम्हारे हाथ तो खाली है। हाथ खाली है, दिमाग तो खाली नहीं है ना। चांदीलाल घर में रखी सारी प्लास्टिक की चीजें जैसे बाल्टी, जग, बोतलें इकट्ठा करता है और उनको काटने लगता है। वो बहुत मेहनत से काम करने लगता है और कुछ ही समय में कागज का हार बनाकर तैयार कर देता है, जो हार देखने में बिल्कुल असली सोने के जैसा लगता है। तभी उसकी बीवी सोना कमरे में आ जाती है। बच्चों के लिए खिलौना बना रहे हैं क्या? बच्चों के लिए खिलौने नहीं, बड़ों के लिए गहने बना रहा हूँ। तुम बस देखते जाओ मेरा कमाल। क्यों? लोगों की मती मारी गई है जो आपके इन कागज के हार को खरीदेंगे? तुम हर चीज में उल्टा ही क्यों सोचती हो? कभी तो मेरे भले की बात किया करो। चांदीलाल किचन में आता है और एक पतीले में पानी गर्म करता है और उसमें बहुत सारी चाय पत्ती डाल देता है, जिससे पूरा पानी लाल और सुनहरे रंग का हो जाता है। ये चाय पत्ती क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि चाय पत्ती की कीमत बढ़ा रहा हूँ। मैंने इस चाय पत्ती के पानी में कुछ सुनहरे केमिकल डाले हैं, जिनके केमिकल रिएक्शन से मैं इसमें जो भी चीज डालूंगा वो सुनहरी होकर निकलेगी। चांदीलाल अपने बनाए हुए उस हार को उस बर्तन में डाल देता है। कुछ देर सुनहरे पानी में भीगने के बाद चांदीलाल उन हार को निकाल लेता है। अब ये क्या नई बला है? ये सोना है, शुद्ध खरा सोना। अब तुम देखती जाओ इस कलाकार का कमाल। चांदीलाल उन सभी हार को एक पोटली में जमा करता है और अगले दिन उन्हें बाजार में ले जाता है और एक ठेला लगाकर उन हार को बेचने लगता है। आ जाओ, आज पहली बार ठेले पर शुद्ध सोने के हार ले लो। भाई साहब, ये वाला हार कितने का दिया? 2000 का। इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो भाई? अगर महंगा बेचता तो फिर बोलते कि अरे भाई इतना महंगा क्यों बेच रहे हो। अब जब कम दाम में दे रहा हूँ तब भी तुम लोगों को समस्या है। आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या? अरे भाई साहब, नाराज क्यों होते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। ये लीजिए पैसे, हार पैक कर दीजिए।
चांदीलाल कागज के बनाए हुए उन सभी हार को सस्ते दाम में बेच देता है और बड़ी मात्रा में कागज के नकली गहने बनाना शुरू कर देता है। उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। भाई साहब, मेरी बेटी की शादी है, कुछ हार दिखाइए। ये देखिए, सारे नए डिजाइन के हार हैं। उस आदमी को सारे गहने पसंद आते हैं और वो चांदीलाल से सभी गहनों को खरीद लेता है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई है। चांदीलाल पैसे लेकर घर आता है। लगता है आज मोटी कमाई हुई है। ऐसे में तो हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे जी। देखा, बनिए के दिमाग का कमाल। तुम्हारे मरने से पहले ही अमीर बना दिया ना तुम्हें। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। अगले दिन सोना चांदीलाल के साथ दुकान पर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए आता है। तुम ठग हो, धोखेबाज हो। क्या हुआ भाई साहब? तुम नकली गहने बेचते हो। तुम्हारे इन नकली गहनों की वजह से आज मेरी बेटी की शादी टूट गई। मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूंगा। पुलिस का नाम सुनकर चांदीलाल की बीवी सोना डर जाती है। साहब, हम लोग गरीब हैं, बच्चे घर में भूख से तड़प रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद नकली हार कभी नहीं बेचेंगे। सोना को ऐसे रोते गिड़गिड़ाते हुए देखकर उस आदमी को उस पर दया आ जाती है और वो उन्हें माफ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। आखिर हूँ तो बनिए की बीवी ना। कुछ समय बाद गांव का सरपंच दुकान पर आता है। कैसे हो चांदीलाल? बस आपकी दुआ है सरपंच जी। बताइए, क्या सेवा करूं आपकी? सोच रहा हूं आने वाले अगर चुनाव में आदमियों को दारू पिलाने और पैसे देने की बजाय उनकी बीवियों को शुद्ध सोने के हार दे दूंगा तो पूरा परिवार मुझे ही वोट देगा। वाह सरपंच जी, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। तुम भी कुछ कम नहीं हो। नाम चांदीलाल रखा है और सोना बेचते हो। तुम्हारे पास जितने भी हार हैं, सारे बांध दो। चांदीलाल अपनी दुकान के सारे नकली गहने एक पोटली में बांध देता है। सरपंच उसे पैसे देते हैं और गहनों की पोटली लेकर सरपंच जी सभी गहने औरतों में बांट देते हैं। ये लो बहन जी, और हाँ, मुझे वोट देना मत भूलना। तभी बारिश होने लगती है, जिसमें भीगने पर गहनों का सुनहरा रंग उतर जाता है और कागज भी फट जाता है। ये तो नकली गहने हैं। सरपंच जी ने हमारे साथ धोखा किया है। सभी औरतें सरपंच जी को मारने के लिए दौड़ती हैं। सरपंच वहाँ से भागकर चांदीलाल की दुकान पर जाता है। चांदीलाल, अपनी पत्नी को लेकर मेरे साथ चलो। सरपंच उन दोनों को लेकर अपने घर आता है और उन्हें अपने घर में बंदी बनाकर रखता है। गरीब लोग जो अपना खून पसीना जलाकर पैसे कमाते हैं और तुम लोग उन्हें लूटते हो, उसका क्या? सरपंच जी की इस बात से चांदीलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी। हम दोनों अभी से ये चोरी चकारी छोड़ देंगे और मेहनत करके पैसे कमाएंगे और लोगों से झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा उन्हें वापस कर देंगे। तुम लोगों के साथ क्या करना है, ये तो अब पुलिस ही बताएगी। सरपंच ने उन्हें माफ करके चांदीलाल और सोना को पुलिस के हवाले कर दिया और गांव वालों को ऐसे ठग और चोरों से बचकर रहने की सलाह दी। प्रतापगढ़ गांव में वैद्यनाथ किसान रहता था। वैसे तो वैद्यनाथ समझदार और गुणी था, लेकिन अपने भाइयों के निकम्मे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता। वैद्यनाथ के खेत कम होने की वजह से वो गांव के जमींदार ठाकुर के खेत लेकर उन्हें भी जोता करता था। ठाकुर को अच्छे से पता था कि वैद्यनाथ काम का आदमी है। उसकी अच्छाई और समझदारी की वजह से ठाकुर को फसल में बहुत लाभ होता था। अरे वैद्यनाथ, आज शाम को जल्दी चले जाना और जाते वक्त कुछ खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से ले जाना, ठीक है? हाँ, मैं जाते वक्त खाना और मिठाइयाँ दोनों ले जाऊंगा। लेकिन ये किस अवसर की खुशी पर? हाँ, अरे पूरे गांव को खबर है और तुम्हें पता नहीं? मुझे श्यामलाल ने अपने खेत दे दिए क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाया था ना। अरे वाह मालिक वाह, आपने उसकी भी जमीन ले ली।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैद्यनाथ ठाकुर के घर से मिठाई और खाना लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खूब सारा खाना और ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। जी, ये किस खुशी में? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे ये मिठाइयाँ और खाना तो मालिक ने दिया। वो श्यामलाल ने अपनी जमीन उनके नाम कर दिया ना, इसीलिए। श्यामलाल ने उनके नाम कर दिया या उन्होंने हड़प ली? अरे तुमने सही कहा रूपा, सब कुछ तो ठाकुर का है। गली मोहल्ले ठाकुर के, कुआं ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की। अरे फिर हमारा क्या है, गांव या देश? आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, आप खा लीजिए। अरे वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है। अरे अब दूसरों को खीर नहीं मिल रही तो हम क्या करें? वैद्यनाथ सुबह फिर से ठाकुर के यहाँ हल चलाने चला जाता है। मालिक आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैं खेत कैसे जोतूंगा? अरे सारे हल पड़ोस की शादी में चले गए हैं। शादी में हल का होना शुभ माना जाता है ना। तुम एक काम करो, आज जाकर अपने खेतों से हल ले आओ और उससे हमारे खेत जोत दो। हाँ ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूंगा। वैद्यनाथ घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। वैद्यनाथ की पुश्तैनी हल के मुठ में एक हीरा था, जिसके बारे में वैद्यनाथ को कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। वैद्यनाथ जा ही रहा था कि वहाँ पर ठाकुर आ गया और कहने लगा, अरे वैद्यनाथ, तुम अभी तक यहीं हो? घर कब जाओगे भाई? आज इतना समय कैसे हो गया? मालिक आज वो हल लाने में थोड़ी देरी हो गई ना, इसीलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे पिताजी मरते वक्त सिर्फ यही हल देकर गए थे। ठाकुर हल की मुठ पर चमकता हुआ हीरा देखकर चौंक जाता है। अरे ये हल तो बहुत कीमती लगता है, लेकिन ये हल इस मूर्ख के पास क्या कर रहा है? हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, एक काम करना, इसे यहीं छोड़कर जाना। वो क्या है कि अन्य खेतों को भी जोतना है ना, तो हमारे पास हल नहीं है। कल आकर फिर से ले जाना। अरे मालिक, ये भी कोई मांगने की बात है? मैं ऐसा ही करूंगा। जाते वक्त इस हल को यहीं छोड़कर जाऊंगा। उस हीरे के हल को देखकर ठाकुर के मन में लालच आ जाता है और वो उस हीरे को लेकर जोहरी के पास जाता है। आइए ठाकुर साहब, आइए। अरे अब कौन से हार और कंगन बनवाने हैं? कोई छोटा काम नहीं करना, मैं तो ये हीरे बेचने आया हूँ। इस हीरे का बताइए मुझे कितना मिलेगा? ये हीरा तो 20 लाख का है। ये आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हीरा है, पन्ना का। अरे तुम अपना काम से काम रखो और इसके पैसे लाओ। ठाकुर जोहरी से पैसे लेकर अपने घर शान से चला जाता है। इस बात की खबर वैद्यनाथ को बिल्कुल नहीं रहती। अरे वैद्यनाथ, घर पर हो या नहीं? मालिक, आप यहाँ किसी आदमी को भेज दिया होता या मैं खुद आपके पास आ जाता। क्या बात हो गई मालिक? अरे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भाई। ये लो कुछ पैसे, अपना कर्जा चुका देना और इससे कुछ दिनों तक आराम की जिंदगी बिताना। और हाँ, मैंने तुम्हारा हल बाहर तुम्हारे घर के पास ही रखवा दिया है। ठाकुर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वैद्यनाथ की नजर जब हल पर पड़ती है तो वो अपनी पत्नी रूपा को बुलाकर उससे कहता है, अरे भाग्यवान, ये देखो, हमारे हल से वो मणि गायब है जो चमकते रहता था। जरूर कहीं खो गई होगी, और क्या, कल सवेरे जाना और ठाकुर साहब के खेत में देख लेना। वैद्यनाथ पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बस हल की मणि की ही चिंता होती है। सोते वक्त उसके सपने में उसके पूर्वज आते हैं, यानी कि उसके दादाजी आते हैं और उससे कहते हैं, कितने बुद्धू हो तुम। उस ठाकुर ने तुम्हारे साथ छल किया है
जिसे हल्का मणि समझ रहे थे वो असली हीरा था, जिसकी कीमत आज के समय बहुत थी। उस ठाकुर ने तुमसे वो लेकर तुम्हें ठग लिया है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तो अकल ही मारी गई थी उस समय। तुम चिंता मत करो, वो तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। हमारे घर के पैखाने में पूरा जादुई हीरे का हल है, उसे जाकर ले लो और उससे अपने खेत को जोत दो। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे खेतों की फसलें बहुत अच्छी होंगी, चमकदार होंगी और बहुत ही स्वादिष्ट फसल उगेंगे। ये कोई साधारण हल नहीं है। सपने में अपने दादाजी को देखकर वैद्यनाथ की नींद खुल जाती है और वो अपनी पत्नी रूपा से सारी बातें बता देता है। क्या कहा आपने? उस ठाकुर ने हमारे साथ ऐसा किया? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। वैद्यनाथ ने बिल्कुल वैसा ही किया। जादुई हीरे का हल घर के खुफिया कमरे से निकाला। इस खेत में आप क्या बोने वाले हैं? इस खेत में आलू, जो हीरे के हल से बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट आएंगे। जैसे ही वैद्यनाथ ने जादुई हीरे का हल चलाया, हीरे का हल ज्यादा चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरे खेत में बिजली दौड़ गई हो। ये देखो, अब इस जादुई हीरे के हल की ताकत इस खेत में आ गई है। आपके दादाजी अगर और कुछ दिन पहले सपने में आ जाते तो क्या उनका कुछ बिगड़ जाता? हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है अब। और वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके उन्हें जोतने लगा। उस जादुई हीरे के हल की वजह से वैद्यनाथ को बहुत मुनाफा हुआ और वो ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो गया। मालिक, अब गांव में सब उस वैद्यनाथ की बात सुनते हैं। हर कोई उसके अनाज से ही अपना घर चलाता है। पिछले कुछ दिनों से वैद्यनाथ की जिंदगी बहुत बदल गई है। तो मुझे, अरे यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। आगे ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे उस वैद्यनाथ की जिंदगी इतनी बदल गई? ठाकुर और उसका नौकर वैद्यनाथ के आलीशान घर में जाते हैं। अरे कहाँ हो वैद्यनाथ? अरे भाई, सुना है तुमने जीवन में बड़ी तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की तो हुई है, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल थोड़ी किया है। आपने तो मेरे हल के हीरे को भी छल से ले लिया, लेकिन भगवान की महिमा कुछ और ही थी। ठाकुर को वैद्यनाथ की तीखी बोली से गुस्सा आ जाता है और वो अपने नौकर को वैद्यनाथ को कमरे में बंद करने का आदेश देता है। इसे जाकर कमरे में बंद कर दो और घर की तलाशी लो। ठाकुर के कहे अनुसार नौकर ने वैद्यनाथ को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और घर की तलाशी लेने लगा। तब वहां उसे जादुई हीरे का हल दिखा। ये देखो, ये रही इसके अमीर होने की चाबी। हाँ मालिक, देखो कितना चमक रहा है। जैसे ही ठाकुर और उसका नौकर उस जादुई हीरे के हल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उन्हें बहुत तेज बिजली का झटका लगता है। अरे अरे बचाओ, भागो भागो यहाँ से। अरे मालिक, आपकी वजह से मैं भी चिपक गया मालिक। और तुरंत ही उन्होंने उस जादुई हीरे के हल को छोड़ दिया। नौकर ने दरवाजा खोलकर वैद्यनाथ को बाहर निकाला। अरे इस घर में एक पल भी रहना बर्बादी है, भागो यहाँ से। अब कि मैं आपसे यहाँ के काम करने नहीं आऊंगा। मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। हाँ। ठाकुर और नौकर को उनकी सीख मिल गई। वैद्यनाथ को भी इसका अंदाजा हो गया और वो अपने दादाजी की तस्वीर देखकर मुस्कुराने लगा और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। झारखंड के बागी इलाके में जग्गा अपने साथियों के साथ लूटपाट करता था। जग्गा का इतना खौफ था कि गांव वाले उसका नाम भी अगर सुन लेते तो घर के बाहर कदम नहीं रखते थे। वहीं एक छोटा सा गांव था बिलासपुर। वो अपने गाय और भैंसों के दूध की वजह से जाना जाता था। उस गांव के लोग दूध के व्यापार की वजह से बहुत मशहूर और सक्षम थे। इस बात से जग्गा बिल्कुल खुश नहीं था,
क्योंकि उस गांव के मंदिर में जग्गा ने हीरे छुपा कर रखे थे। इन विलासपुर गांव वालों का कुछ करना होगा। दूध की मलाई खा खा कर गाँव वालों में बहुत घमंड आ गया है, और तो और उनके पास हमारे हीरे की ईंट भी है। हुजूर, आप हमेशा हीरे की ईंट के पीछे इतना परेशान क्यों रहते हैं? आखिर माजरा क्या है उस हीरे की ईंट का? कई साल पहले जब मैंने और मेरे साथियों ने सरकार की ट्रेन से हीरे के कीमती सामान चुराए थे, तब हम विलासपुर गांव जाकर छुपे हुए थे। तब मैंने सारे हीरे विलासपुर के मंदिर जो उस वक्त बन रही थी, पुलिस और अन्य डाकुओं से बचने के लिए मैंने उन हीरो को ईंटों में रखकर छुपा दिया था। तो हम उस गांव में जाकर डाका क्यों नहीं डाल देते सरकार? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने सांबा को कल रात को हीरो के ईंटों के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था। वो यहाँ आता ही होगा। जग्गा और डाकू बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर सांबा आ गया। मैं इस गांव में चरवाहा बनकर गया था और मैंने हीरे ढूंढ भी लिए थे, लेकिन पुजारी के आने के डर से मैंने मंदिर की रसोई में हीरो की रोटियां बनवाकर रख दी। इतनी हेर फेर से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। हमें कैसे भी करके उन हीरे की रोटियों को तलाशना होगा। मालिक, मालिक, एक जरूरी खबर आपको सुनानी है। अरे फिर जल्दी कहता क्यों नहीं है? और तो इतना हाँ क्यों रहा है? उन विलासपुर वासियों ने हीरे की रोटियों को मंदिर का चमत्कार समझकर मंदिर में रखवा दिया है। मैंने जैसे ही ये खबर सुनी, मैं दौड़ता हुआ आपके पास आ गया। विलासपुर गांव जाना जाता है उनके पशुओं के बारे में। अगर हम उन पशुओं को हथिया लें तो हमें हीरे की रोटियां जरूर मिल जाएंगी। जग्गा अपने डाकुओं की टोली को लेकर विलासपुर के पास वाली तालाब पर जाता है। ये तालाब देख रहे हो? यहाँ पर विलासपुर के पशु हमेशा पानी पीने आया करते हैं। तो हमें यहाँ सुबह तक रुकना है और उन्हें बंदी बनाना है ना सरकार? कुछ भी मत बोलो और मेरी बातें अच्छे से सुनो। इस तालाब में बेहोशी की दवाई मिला दो। जब सुबह उनके पशु इस तालाब से पानी पीने आएंगे तो वो सब बेहोश हो जाएंगे। जग्गा की बात सुनकर उसके साथीदारों ने ऐसा ही किया। सुबह जैसे ही विलासपुर के पशुओं ने यानी कि गाय, भैंस और बकरियों ने उस तालाब का पानी पिया, वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। अरे ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया। ऐसा कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये मेरी आखिरी संपत्ति थी जो कि तबाह हो गई। सारे ग्वाले वहाँ रो ही रहे थे कि जग्गा के साथ ही दूसरे गांव के ग्वाले बनकर वहाँ पर पहुँच गए। अरे क्या हुआ भाई? तुम रो क्यों रहे हो? हमारे विलासपुर गांव की गाय और भैंस दोनों ही गिर गए हैं। हे भगवान! तो चिंता किस बात की? हमारे गांव में बड़े महान तांत्रिक आए हैं, वो इन्हें जल्दी से ठीक कर देंगे। तो इतना सोच क्या रहे हैं? उन्हें जल्दी से बुलाइए। उन्हें देखकर ग्वालों को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। जग्गा तांत्रिक बनकर वहाँ आ गया। तुम सब इतने परेशान ना हो, पशुओं को कुछ नहीं होगा। अगर आप उन्हें ठीक कर सकते हैं तो कृपा करें, वरना हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जग्गा उन ग्वालों के पशुओं की जांच करने का नाटक करने लगा। इन पशुओं को तालाब के जहर वाले पानी ने बेहोश किया है। अगर तुम सब चाहते हो कि ये सब ठीक हो जाए तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। ऐसी कौन सी शर्त है जो हमें पूरी करनी है? तुम सबने इस तालाब के पानी को इतना गंदा कर दिया है कि इसमें जहर फैल गया है। इसकी शुद्धि करनी होगी। इसलिए तुम्हें चमत्कारी रोटियां जिसके चर्चे हर जगह हैं, उसे इस पानी में डालना होगा और इस तालाब की शुद्धि हो जाएगी और तुम्हारे सारे पशु फिर से ठीक हो जाएंगे। तुम सच में तांत्रिक हो या कोई और? अब जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए।
कभी कभी गांव वालों पर बुरा साया आ जाता है। तांत्रिक जी का कहा मानना चाहिए। हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जग्गा को तांत्रिक के वेश में देखकर गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए और बिलासपुर गांव जाकर हीरे की रोटियां ले आए। तब तक तुम एक काम करो, उन पशुओं को कहीं छुपा दो। अगर वो होश में आ गए तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। मैं उनसे सारे हीरे की रोटियां लेकर रख लूंगा। अब हुजूर, हमने पहले ही सारे पशुओं को अलग जगह कर दिया है, बस अब आप इनका ध्यान भटकाइए। अगर हमें वो हीरे की रोटियां मिल गई तो हमें जिंदगी भर बस नाच दिखना है और मजे करने हैं। उतने में ही वहाँ पर गांव वाले हीरे की रोटियां लेकर आ जाते हैं। तुम्हें अब पता चलेगा कि असली खेल क्या है। क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी से हमारे पशुओं को ठीक कर दीजिए। हमारे पास उनके अलावा और कोई धन नहीं है। सारी चमत्कारी रोटियां इस अपवित्र तालाब में डाल दो। उसके बाद उस तालाब के पवित्र होने का इंतजार करो। तुम्हारी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। गांव वाले जैसे ही सारे हीरे की रोटियां तालाब में डालने ही वाले थे कि तब जग्गा उनसे कहता है, एक काम करिए, ये चमकती रोटियां आप मुझे दे दीजिए। जी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये लीजिए। यही तो मैं चाहता था। जग्गा की बात सुनकर ग्वालों ने अपने हाथों से हीरे की चमकती हुई रोटियां उसे दे दी। अब मजा आएगा, इन हीरों से मैं माला माल हो जाऊंगा। सारे ग्वाले पानी में उतरे ही थे कि तभी उनके पशुओं की आवाज आने लगी। ये तो हमारे सारे पशुओं की आवाज है। लगता है वो ठीक हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, तुम जैसे ही तालाब में सारी चमकती रोटियां डालोगे तुम्हारे पशु ठीक हो जाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब ऐसा कैसे हो सकता है। चमत्कार, चमत्कार! हमें जीने का सहारा फिर से मिल गया। एक तरफ सारे ग्वाले खुश थे और दूसरी तरफ जैसे ही जग्गा ने उन हीरे की रोटियों को पानी में डाला, वो सब पत्थर की हो गईं। उनमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। ये कैसे हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आखिर क्या बात हो गई सरकार? हीरे की रोटियां पत्थर की रोटियां हो गई हैं। जग्गा और उसके साथी गुस्से में अपने डाकू के वेश में आ गए। उन्हें डाकू के वेश में देखकर सारे ग्वाले डर के एक कदम पीछे हो गए। अरे ये तो डाकू जग्गा है, हमसे हमारी चमत्कारी रोटी चुराने आया है। जग्गा की टोली संकट में आ चुकी थी। तभी उन पशुओं में से एक गाय में गौ माता प्रकट हो गई। तुम सबने इस तालाब के साथ साथ पशुओं को भी हानि पहुंचाई है और उसका परिणाम तुम्हें पत्थर के रूप में मिला है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अब से तुम और तुम्हारा गिरोह इस तालाब से 100 मीटर की दूरी भी पार नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपना सारा जीवन यहीं बिताना होगा। नहीं, ये छल है। जग्गा के साथ छल हुआ है। जग्गा और उसकी टोली ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो उस तालाब से दूर नहीं जा पाए। गौ माता के आशीर्वाद से सारे गांव वाले बहुत खुश हो गए और सारे पशु अच्छे से फिर से चारा खाने लगे। ये देखो, ये पत्थर की रोटियां अब फिर से हीरे की हो गई हैं। इन्हें हमें मंदिर में जाकर सुरक्षित रखना होगा। ये भी कोई कहने की बात है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सारे गांव वाले हंसी खुशी बिलासपुर में दूध का व्यापार करने लगे और सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे और जोरों शोरों से दूध का कारोबार फिर से शुरू हो गया।